जो प्रश्न पूछ रहे हैं और फोन आ रहे हैं, तो फोन के मामले में एक चीज आपको बता दें, पहले थोड़ा भूल जाऊंगा मैं। जो कोई भी फोन करते हैं, अगर इनका नंबर सेव नहीं है हमारे यहाँ, तो आप अगर अननोन नंबर से करते हैं, किसी ऐसे नंबर से करते हैं और जानकारी चाहते हैं या कोर्स के बारे में, नोट्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज। पहले मैसेज के साथ बात कीजिएगा, तो फिर हम लगा लेंगे उसको। क्योंकि आप अगर सीधा फोन लगाएंगे तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे फोन फालतू वाले जो आते हैं ना, उनको फिर हम उठा नहीं पाते, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि फिर वो आपका फोन भी रह जाएगा। तो अगर आप चाहते ही हैं बात करने के लिए, तो फिर उसके साथ एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। हाँ, एक मिनट में बैटरी चेंज कर लेता हूँ। तो तब जाकर फिर आप जो है संपर्क कर पाएंगे और फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज 2-3 तरह के लोगों की और बात करते हैं, खास करके ऐसे छोटे बच्चे जो अभी 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, उन लोगों को थोड़ा सा एक मैसेज ये है कि अभी वो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद परीक्षा देंगे। तो आप लोग 3-4 साल, 5 साल, 6 साल तक पता नहीं सिविल सर्विसेज की परीक्षा का क्या स्वरूप होगा, लेकिन जो भी होगा यही इसी टाइप की अप्रोच होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी वाली अप्रोच होगी, जो आज हम एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे थे। लगभग वैसी ही चीजें जो है इनके साथ भी होने वाली हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के साथ में भी। तो पॉलिसी बदलती रहती है और बोल्ड डिसीजन लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है, ये बड़े बड़े ऐसे डिसीजन लेके आ रहे हैं जो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन वाले हैं। हो सकता है आप इन परिवर्तनों के दौर से गुजरे, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। देश दुनिया की जो समझ है वो आपको बनानी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, भले 5 साल बाद दे रहे हैं, 3 साल बाद देने वाले हैं। अभी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी क्लास में बैठे हैं, जो 3 साल बाद, 4 साल बाद परीक्षा देंगे, अभी 17 साल के हैं, 21 साल के नहीं है। तो ऐसे बच्चे, देखिए सिविल सर्विसेज तो कभी बंद होना नहीं है, ये बात पक्की है। बल्कि कोविड ने और जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आते हैं या ऐसी जो तमाम प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, उस समय में तो और ज्यादा जरूरत महसूस होती है सिविल सर्विसेज की। तो आने वाले समय में सिविल सेवा परीक्षाओं का स्वरूप और बदलेगा, और ज्यादा जरूरत होगी ऑफिसर्स की, क्योंकि यही ऑफिसर्स डील करते हैं, इसी को लोक सेवा कहते हैं, सिविल सर्विस कहते हैं, और इसी के माध्यम से जनसेवा हो पाती है। आज जो कोविड के समय में जो सारी समस्याओं को डील कौन कर रहा है, यही लोग कर रहे हैं। तो आवश्यकताएं तो बढ़ेंगी, सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराने लोग रिटायर होते जाते हैं, जो नए लोग आए थे वो थोड़े सीनियर हो गए, सीनियर जो हैं वो बहुत सीनियर हो गए, बहुत महत्वपूर्ण पदों पे पहुंच जाते हैं। पॉलिसी हमेशा बनाते रहना पड़ेगी। और पॉलिटिक्स में अभी ऐसा नहीं लगता है कि अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन और ये सब चीजें बहुत जल्दी आ जाएंगी, अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग कानून बनाएंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन का, वो कानून बनाने वाले पार्लियामेंट के और असेंबली के जो लोग हैं वो खुद ही कई बार इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अभी आपको सिविल सर्विसेज जो है वो सेफ है करियर के तौर पे, और आप अभी से ये करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 11th-12th जो है, आप अगर आप अभी 10वीं पास हुए हैं और 11वीं में सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको डॉक्टर बनने के लिए नहीं लेना है, सिविल सर्विसेज में आने के लिए लेना है। और 11वीं परीक्षा में, 11वीं में और 12वीं में बायोलॉजी पढ़ने का फायदा ये है, हमारे पास काफी बच्चे हैं, सब अलग अलग स्ट्रीम से हैं,
फिर कोई भी स्ट्रीम से आता है तो उसको समझ में आ ही जाता है, लेकिन बायोलॉजी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको 15 क्वेश्चंस तो वो बता दिए हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हैं, जो बायो वाले को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। दूसरा कल्चर का कुछ पार्ट है जो फॉसिल से और उससे जुड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तीसरी चीज, जितनी रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी बेस्ड ऑन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इसी के ऊपर है, मेडिकल के ऊपर ही है। तो मेडिकल में चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, डिजीज हो, है ना, वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन की प्रोसेस हो, केमिकल्स के नाम हो, ये सारे बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री से निकल करके आते हैं। तो जब आप 11th-12th बायो पढ़ते हैं तो साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं और उसका बेस भी क्लियर करते हैं हम। तो अगर आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखेंगे, पूरा एंटायर सिलेबस देखेंगे, तो लगभग ये 30 से 35% जो सिलेबस है वो 11वीं 12वीं के बायो से और फिजिक्स केमिस्ट्री से जुड़ता है और वहां से उसका ओरिजिन होता है। तो वो जो 35% सिलेबस का पार्ट है वो आपका 11वीं 12वीं बायो करने से हो जाता है। मैथ्स की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 10वीं तक का ही मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स तो कभी पूछा भी नहीं जाता, वैसे मेंटल एबिलिटी होती है। और फिर भी अगर किसी ने 10वीं 12वीं तक का मैथ्स पढ़ा है तो पर्याप्त है, उससे ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती है, गणित की आवश्यकता नहीं होती। एक मनुष्य की जो सामान्य समझ होती है, मेंटल एबिलिटी जिसको कहते हैं, मानसिक योग्यता, उसको कई बार जो है उसी को मैथ्स मान लिया जाता है और उसी के बारे में कहा जाता है कि ये गणित है। ये गणित नहीं है। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई महिला है कमला और वो इधर से भी 11वें नंबर पे आती है और उधर से भी 11वें नंबर पे आती है, एक लाइन में इतनी लड़कियां खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, उसको उधर से गिनते हैं लेफ्ट साइड से तो भी 11वां नंबर होता है, राइट साइड से काउंट करते हैं तो भी 11वां नंबर होता है। तो उस पूरी लाइन में कितनी महिलाएं हैं? तो ये जो, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको स्टेटिस्टिकल फार्मूला लगाना या n+1/2 या इस टाइप से कुछ करना है, ये सब कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप जब देखें कि 10 इधर है 10 इधर है, बात खत्म हो गई। इधर से भी 11वां नंबर है, इधर से भी 11वां नंबर है, 21 लोग हैं तो रिजल्ट उसका 21 है। तो ऐसे हवा में, मतलब जब आप ऐसा कोई सवाल देखते हैं तो एकदम ऐसे ही स्थिर, दिमाग स्थिर करके हल्का सा सोचेंगे कि एकदम से आंसर आ जाएगा। मतलब सोचने से आंसर आता है। तो सी सेट में आप सॉल्व करेंगे प्रश्न और पेन लेकर के और पीछे रफ वर्क में जो है खूब सारी इक्वेशन बनाएंगे और फॉर्मूले लगाएंगे, ऐसे सवाल नहीं आते। उसको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने से आंसर आपको दिख जाएगा। चारों ऑप्शन में से देखिए, आपको आंसर दिख जाएगा, बहुत स्पष्ट दिख जाएगा कि यही आंसर है। और वही होगा, चाहे आप क्रॉस चेक कर लीजिए बाद में। टाइम तो है नहीं आपके पास, लेकिन अगर टाइम है तो फिर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर है कि नहीं है, अगर आपको फार्मूला पता है। तो उसको मैथ्स कहना, मुझे लगता है मैथ्स बिल्कुल अलग चीज है। इसको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में इसको मेंटल एबिलिटी कहते हैं और यूपीएससी भी इसी नाम से एप्टीट्यूड की बात करता है कि ये सब आपको होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, कई मेडिकल की दुकानों पे अगर 100 रुपए में से 88 रुपए का आपने कुछ खरीदा, दवाइयां खरीदी और 88 रुपीज हुए, तो भी वो 100 माइनस 88 करके और फिर 12 रुपए देता है। तो ये बड़ा अजीब चीज है। आपने 100 रुपीज दिए और उसमें से 88 रुपए माइनस किए तो 12 रुपए बचते हैं। तो उसको कैलकुलेटर में करना या कंप्यूटर में करना, ये एक आदत हो जाती है लोगों को, मशीनों पे डिपेंड होने की, गणित पे डिपेंड होने की, फार्मूला पे डिपेंड होने की। बाकी आपके दिमाग में होता है एक, वैसे ही होता है और वो ठीक ही होता है। तो सिविल सर्विसेज में वो ये करना चाहते हैं कि आपके दिमाग से वो चीजें करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप जो है इन चीजों को सीखो या इसको आप बेहतर तरीके से कहीं कोचिंग लो या करो, ना, ये तो आपके दिमाग का एक स्ट्रक्चर है। तो ये चीज हुई। तो बायो क्यों लेना चाहिए, और छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा, बार बार अभी बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं तो पेरेंट्स जो है बार बार फोन कर रहे हैं, इसलिए भी मैं हर बार बताता हूं तो आज फिर बता दिया। 35% तैयारी जो है उसकी वजह से हो जाएगी और आप
आसानी से उसकी तैयारी कर पाएंगे। फिर दूसरा है कि उसके बाद क्या करें 12वीं के बाद में। अब देखिए, जिनको सिविल सर्विसेज के फील्ड में ही आना है, डॉक्टर नहीं बनना है, अभी हम इंजीनियर वाली तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर फिर जितने भी हैं 90% वो सब तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट भी वही हो रहे हैं और तैयारी भी वही कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग जो है वो उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। मेडिकल की बात जहां तक करते हैं तो मेडिकल में अगर आपको जाना है तो फिर आप वही नीट की परीक्षा और वो आप अपना करते रहिए। लेकिन अगर आपको सिविल सर्विसेज में आना है तो फिर ना तो ड्रॉप लेने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो बीए के रूप में करिए, और बीए के रूप में जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे तो ड्रॉप जैसा ही है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ऐसा कॉलेज चुन लीजिए जहां जाकर के सिर्फ आपको एग्जाम देनी हो और सिर्फ आप एग्जाम दे सकें। कॉलेज को बाईपास कर जाइए, ग्रेजुएट हो जाइए, 4 साल का हो 3 साल का हो, जो भी है, जो भी कोर्स है। अभी तो गवर्नमेंट का प्रपोजल है, लेकिन ये जो है अगर आप कर लेते हैं तो 3 साल बाद जब आप 21 साल के होंगे उस साल आप अपीयर हो सकेंगे इस परीक्षा में। तो इन 3 साल के दौरान क्या करना है और उन 2 साल के दौरान क्या करना है, 11वीं 12वीं के दौरान, या कोई अभी 9th में है तो अभी से क्या करना है। तो अभी से आपको एनालिसिस पढ़ने शुरू करना चाहिए। जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन पे चला रखा था, तो एडिटोरियल, एडिट्स, ये सब पढ़ना शुरू कीजिए। एक्सपर्ट्स के व्यू जानने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। जब आप एक्सपर्ट्स को पहली बार सुनेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इस तरह से तो आप सोचते ही नहीं थे, ये तो बिल्कुल अलग तरह की सोच है। देखिए, जिस तरह की मल्टी सेक्टोरल, मल्टी स्टेटा हमारे यहाँ है, इतने ज्यादा हमारे यहाँ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इतनी ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, ऐसे देश में आप शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और ऐसे ही देश में जो है आप नौकरी करने जाएंगे। तो ऐसे देश में नौकरी करना, उसकी अपनी एक चुनौतियां हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को न्याय देना पड़ेगा। तो न्याय कैसे करेंगे, तरह तरह के लोग आएंगे आपके पास में। तो जब तक आप सोसाइटी के तमाम आयाम को नहीं समझ लेते, एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, तो जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने पहलू हो सकते हैं, वो सारे के सारे डायमेंशंस, वो सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए और उनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। किस टाइप की क्लैरिटी होनी चाहिए? एक्सपर्ट के तौर पे क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके टीचर जो बताते रहे हों, एक्सपर्ट्स जो बताते रहे हों, उसके आधार पर क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसी क्लैरिटी जब आप रखेंगे और इस फील्ड में काम करेंगे तो फिर आप जस्टिस कर पाएंगे, और जॉब भी आसानी से आपको तभी मिल पाएगा, खास करके सिविल सर्विसेज में। तो आप आर्टिकल्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा न्यूज के आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़िएगा। एडिट्स के नाम से आते हैं अधिकांश जगहों पे, कई जगह व्यू के नाम पे आते हैं, कई जगह ओपिनियन के नाम से रहते हैं, कई जगह खुद ही एडिटोरियल लिखा होता है। तो ऐसी जो व्यूज होते हैं और ऐसे जो कॉलम होते हैं, अलग अलग कॉलमनिस्ट है इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं। पर फिर भी अगर इंग्लिश में यदि आप देखें, और मूलतः इंग्लिश में ही पढ़िएगा, हिंदी वाले जो है वो सब ट्रांसलेट करते हैं और क्वालिटी उसमें नहीं है, ट्रांसलेशन में सब कचरा कर देते हैं। तो एक बात तो ये है कि आर्टिकल और सारे कॉलम जो हैं, आप लोग एडिटोरियल वगैरह सब इंग्लिश में पढ़िए, और इंग्लिश धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी आपकी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो जाती है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगी। तो उसको मूल स्वरूप में समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि इतनी सारी जो विचारधाराएं हैं हमारे यहाँ, खुली विचारधाराओं की बात आती है कि ओपन डिस्कशन होगा, क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, अभी हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें भी है कि क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा बात करें, अपने विषय में बताएं, रूरल डिस्ट्रेस के बारे में बात करें, फार्मर्स डिस्ट्रेस के बारे में बात करें, किसानों की क्या समस्याएं हो सकती है, मजदूरों की क्या समस्या। अभी मजदूरों का पलायन हुआ था तो
तमाम लोगों ने मजदूरों की समस्याओं के बारे में बात की। तो मजदूरों की समस्याएं क्या हो सकती है, महिलाओं की समस्याएं क्या हो सकती है, दबे कुचले लोगों की समस्याएं क्या हो सकती है, इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। वो आर्टिकल्स आपको पढ़ना चाहिए, उन लोगों के बारे में समझ विकसित करना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस इसी के ऊपर टिका हुआ है। संसद में जितने कानून भविष्य में बनेंगे, जो बहस होगी, जितने देश में पॉलिसीज बनेंगी, जितनी योजनाएं बनेंगी, वो सब के सब इसी पे बनने वाली है। इसलिए जो लोग अभी छोटी क्लासेस में हैं वो भी और उनकी बात भी करते हैं। 2-3 साल जिनके पास बचे हैं, जो भी कॉलेज में हैं, वो उनको ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो सारा करना है। उसके अलावा सिलेबस उठा लेना है अपने को, और सिलेबस उठा करके सिलेबस में जो जो दिया हुआ है, सिलेबस में जो कुछ भी टारगेट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, देखिए आपको मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते जाना है, इंटरव्यू की भी साथ साथ करते जाना है। तो जो बच्चे चाहे 9th में हो, 9th वालों के लिए तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जो 11th में आ गए हैं वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी वहीं से शुरू करेंगे, 11th से। एक डीएफ डिटेल्ड अकाउंट जो होता है, फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डीएफ, यूपीएससी डीएफ करके सर्च कर लीजिएगा, तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा पूरा, कि यानी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कैसा होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर लीजिएगा, ब्लैंक आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, और उसकी एक डायरी बना लीजिएगा, एक एक पॉइंट की एक एक डायरी बना लीजिएगा। तो डीएफ जो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप एक एक इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखेंगे, डिटेल लिखना पड़ता है आपको। आपके स्कूल का नाम भी वहां जाएगा, यानी कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, 10th आपने जहां से किया उस स्कूल का नाम भी उसमें लिखा होगा। तो आपसे स्कूल का नाम, मान लीजिए आपके स्कूल के नाम में बाल गंगाधर तिलक आता है, तिलक स्कूल है आपका, या और कोई नाम आता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे वहीं से। तो सबसे पहले डीएएफ की तैयारी कर लीजिएगा। हमारा इस बार जो नोट्स है करंट अफेयर्स का, उस नोट्स में भी जो है बहुत सारी हमने पर्सनालिटी टेस्ट की भी कुछ जानकारियां दी है, और उसमें इस बार के नोट्स में करीब 3-4 पेज में पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में लिखा है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। नोट्स के बारे में यह है कि नोट्स कब से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स आपको लगभग 1.5 साल का कवर करना चाहिए। 1.5 साल का इसलिए कि कोविड की वजह से तो अब 1.5 साल का वैसे भी हो गया है, लेकिन अभी का पेपर अगर मार्च में बन गया था, तो हमने जो करंट अफेयर्स इस बार निकाला है वो मार्च के उसके हिसाब से निकाला हुआ है। तो जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, अभी जो रजिस्टर्ड हैं और अभी हमारे साथ कोचिंग कर रहे हैं, उन लोगों को तो हम लोग अभी करंट अफेयर्स और जो मोमेंट इकोलॉजी का हमारा रिसेंट मटेरियल है और इकोनॉमी का जो है उसी में करंट अफेयर्स में मटेरियल है, वो हम लोग अवेलेबल करा देंगे, जो कंटिन्यू अभी हमसे जुड़े हुए हैं, कोचिंग ले रहे हैं। लेकिन जो भी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पहले हमसे स्टडी मटेरियल लिया था, कुछ समय हो गया है, तो उनके पास वही स्टैटिक पोर्शन वाला ज्यादा होगा, और करंट वाला जो है होगा तो वो किसी के पास 2016 का होगा, 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा। तो पिछला करंट अफेयर्स है जिनके पास, तो जो अपग्रेड करना चाहते हैं वे कांटेक्ट कर लें, तो वो अपग्रेडेड मटेरियल जो है उनको अवेलेबल कराया जा सकेगा, और उसमें उनको चार्ज देना होगा, लेकिन वो उनको अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस जो हैं अभी 4 अक्टूबर को एग्जाम जो होने वाली है वो उसमें आएंगे। और जो मटेरियल हमने बनाया है वो ये सभी के लिए है, लेकिन खास करके जो इस साल एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, खास करके 4 अक्टूबर को जो एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए बताने लगा हूं मैं। तो ये इसलिए क्योंकि ये बात छूट जाएगी, तो ये पहले बता देता हूं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस का लगभग 40% क्वेश्चंस जो है वो लगभग इसी मटेरियल में से आएंगे। और इस मटेरियल को पढ़ने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा, यदि आप 10 घंटा रोज पढ़ेंगे तो 10 घंटा रोज पढ़ेंगे तो 12 से 15 दिन का समय लगेगा, और 5 घंटा रोज पढ़ेंगे तो 1 महीना लगेगा, तो लगभग अब 40 दिन बचे हैं। तो इन्हीं 40 दिनों में आपको अब तैयारी करनी है।
40-45 दिनों में। तो आप यदि उसको एक बार रिवीजन भी करना चाहते हैं तो फिर और ज्यादा समय लगेगा। तो आपको 15 से 20 दिन 5-5 घंटा रोज पढ़ेंगे तो 25 दिन जो है रिवीजन भी हो जाएगा, उसमें एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग उसी में से आने हैं। ज्यादा पेजेस नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सारे मिलाकर के 800 पेज के 700-800 पेज का नोट्स बनेगा। 600 से 800 के बीच का नोट्स है, अलग अलग है। हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो वो आपको रिवाइज करना चाहिए, खास करके 4 अक्टूबर वालों के लिए बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं वो अपना नेक्स्ट ईयर का हम कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, उनको स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। और आपका जब एग्जाम होगा उसके जस्ट पहले यदि आप हमसे जुड़े होंगे तो उस समय आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अभी 4 अक्टूबर वाला दे रहे हैं उनके पास अभी समय है, 40 दिन का समय है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और खास करके बॉर्डर वाले बच्चे जो कि 50 क्वेश्चन तक ठीक कर लेते हैं, जनरल के लोग हैं और 50 के आसपास पहुंच जाते हैं। और अगर वो ओबीसी के हैं और 45 के आसपास पहुंच जाते हैं, SC ST के हैं और 40 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो जनरल के होकर के 50 के आसपास जाते हैं, ओबीसी वाले 45 के आसपास जाते हैं और SC वाले 40 के आसपास जाते हैं, तो उनके पास ये जो समय है 45 डेज, इसमें अगर वो उस मटेरियल को कर लेते हैं तो मुझे लगता है वो निकाल ले जाएंगे। और जो बॉर्डर वाले हैं 60 के आसपास वाले हैं, या यूं कहें कि जो 58 हैं 55 हैं, उनको तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो अगर 1-2 प्रश्न से कहीं रहे तो जीवन भर मलाल रहेगा। तो मैं दो नंबर से उस साल प्री रह गया था मेरा। और मेंस में इक्वली इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में है ही। तो मुझे लगता है कि वो जो स्टडी मटेरियल जो हम लोगों ने अभी लॉकडाउन के समय में बनाया है, काफी मेहनत हुई है उसके ऊपर, बहुत सारी चीजें हुई है, तो वो जो है आपको फायदा मिलेगा उसका। और एग्जाम जो है वो ये मान के चलिए कि अगले साल का डेट जो आया हुआ है वो 27 जून का है। तो फिर आपको करंट अफेयर शुरू करना है, वही मार्च अप्रैल तक जाना है। तो इस साल मार्च अप्रैल तक का करंट अफेयर्स जो है हम लोगों को उसमें पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आपका फरवरी में आएगा, अगला वाला 2021 में जो अपीयर हो रहे हैं, तो उनको भी ये मैटर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं जो 1.5 साल की बात कर रहा हूं वो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि जो 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये जो 4 अक्टूबर का एग्जाम है ये टेस्ट की तरह लें। हम हर सैटरडे संडे टेस्ट ले रहे हैं, तो उस समय में जो 4 अक्टूबर को एग्जाम होगी, आपका 5 अक्टूबर का दिन टेस्ट का दिन होगा उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए होगा ये टेस्ट का दिन? 4 अक्टूबर का दिन जो होगा, 5 अक्टूबर वाला, 4 को आपका प्रीलिम्स होगा और 5 अक्टूबर का जो दिन होगा वो 2021 में जो अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए, अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए 5 अक्टूबर का दिन टेस्ट का दिन होगा। उनको टेस्ट देना है। उन लोगों को सावधानी ये रखना है कि पेपर पहले नहीं देखना है, वो हम अवेलेबल कराएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको। बाकी आप सेल्फ जो लोग कर रहे हैं वो अपना पेपर आप खुद निकाल लीजिएगा। ब्लैंक पेपर यूज करिएगा जिसमें आंसर नहीं है। तो ब्लैंक पेपर यूज करके, यानी कि ब्लैंक मतलब एकदम ब्लैंक नहीं, क्वेश्चंस जिसमें लिखे हों, आंसर न दिए हों, विदाउट आंसर वाला, वो पेपर लीजिए और 2 घंटा स्थिर होकर के बैठिए। और जो सीसेट में कमजोरी महसूस कर सकते हैं वो सीसेट का भी ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता सीसेट में कोई बाहर होगा, लेकिन अगर कोई है ऐसे जो वाकई में ही बहुत कमजोर है तो उनको करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए उनको, और उनको टेस्ट भी करना चाहिए खुद को। वो जीएस के पेपर को लेके बैठेंगे 5 अक्टूबर के दिन और वो स्कोर निकाल करके बताएंगे। तो जो लोग टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को 2021 में, वो भी टेस्ट के तौर पे हमारा मटेरियल पढ़ सकते हैं। उस मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़िए, और ऐसा मान के पढ़िए कि ये 4 अक्टूबर को ही हमको एग्जाम देनी है और आप 5 अक्टूबर को दीजिए, 4 के बजाय आप 5 को दीजिए उसको, और उस मैटर के हिसाब से आप एग्जाम दीजिए।
फिर देखिए कि आपको उसमें कितने सारे क्वेश्चंस जो है केवल उस मटेरियल में से मिलते हैं, उन 600 से 800 पेज में से कितने प्रश्न वहां पर उसके साथ मैच करते हैं। उसके आधार पे फिर आप अगले साल हमसे जुड़िए, 2021 के लिए हमसे जुड़िए, ठीक है। तो वो आपको 2021 में आपको हमसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, आप हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं, वो उससे तय होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं 4 अक्टूबर वाले पेपर में आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और 5 अक्टूबर को लगभग आपने जो पेपर दिया उसमें सब वही क्वेश्चंस थे और ऐसे में आप 50 से क्रॉस कर जाते हैं, 55 क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। हमारी टेस्ट सीरीज जो लगातार चल रही है सैटरडे संडे वाली, उसके पेपर आप ठीक से कर रहे हैं, उसका स्कोर भी देखना पड़ेगा ना। उसमें आपका स्कोर कभी 35 से ऊपर नहीं गया तो एकदम चमत्कार नहीं होगा कि आप वहां पर 55 या 60 कर जाएंगे 35। हाँ, लेकिन अगर आप 45 वाले हैं, 40 वाले हैं, तो आप 55 तक 10-15 जो है आपका बढ़ेगा स्कोर। तो खास करके बॉर्डर वालों को एकदम फायदा होता है, जो किनारे पे हैं 10 प्रश्नों से रह जाते हैं, कुछ लोग 2 प्रश्नों से रह जाते हैं। हर साल मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं, सर बहुत कम कट ऑफ था, 2 क्वेश्चन से रह गए, 3 क्वेश्चन से रह गए, ऐसे बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो एक तो वो कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अब इसको तो आपको लास्ट में सबसे ज्यादा दुविधा आदमी क्या होती है कि मैं रिवीजन क्या कर लूं, क्या पढ़ लूं, आखिरी में एग्जाम आ गई है, बिल्कुल अब एडमिट कार्ड आ गया है और अब मैं क्या कर लूं। तो ऐसे लोगों के लिए भी यही है कि वो उसी का रिवीजन करें, बार बार उसी का रिवीजन करें, अलग से और कहीं प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लेक्चर सुनना या इन दिनों में करंट अफेयर्स पढ़ना या इन दिनों में न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, नहीं, इन दिनों में अभी आप रिवाइज ज्यादा कीजिए, पुराना ज्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि पेपर जो बन चुका है वो आपको परेशान करेगा। अब नए जो क्वेश्चन हैं अभी के, वो आपको उतना दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, वो अगले साल वालों के लिए है। तो जो अगले साल तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2021 की तैयारी कर रहे हैं, या उनके लिए 4 अक्टूबर की जो अभी कर रहे हैं वो पुराना ज्यादा रिवाइज करें, अभी की चीजों से जुड़े रहें, लेकिन ये उतना ज्यादा वो फायदा नहीं करेगा, ठीक है। ये कई बार होता है ना कि आपका सर दर्द हो रहा है और कुछ हो रहा है, या इन्फेक्शन की कोई गोली है या पेन किलर है, वाकई में वो पैरासिटामोल है, वो सभी तरह वो काम करता है। तो न्यूज जो है वो सभी जगह काम करता है, उसको पेन किलर के तौर पे ले लीजिए, छोटे मोटे इन्फेक्शन को दबाने के लिए भी ले लीजिए, बुखार भी कम कर देता है आपका, तो वो उस तरह से काम करता है। लेकिन स्पेसिफिक गोलियां जो होती हैं, जो केवल उसी के लिए होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल के लिए, फंगल के लिए, तो वो फिर उसी के ऊपर अटैक करती हैं। तो हम जो कैप्सूल आपको दे रहे हैं वो उसी के ऊपर अटैक करने वाला है। 2020 का जो एग्जाम अभी 4 अक्टूबर को होने वाला है उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो आप करिएगा। तो ये सभी तरह के लोगों के लिए बात हुई। अच्छा, अब कुछ और बच्चे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं, अभी 3-4 साल बाद परीक्षा देंगे, तो वो ऑप्शनल पेपर वही वाला चुने, या तो आप ऑनर्स ले रहे हैं तो ऑनर्स में आप उसी को पकड़ें, या फिर आप पीजी करने का कोई मोड बना रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट को पकड़ें जो अपना आपका ऑप्शनल है, उसी में आगे फिर आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और पीजी नहीं करने की वैसे कोई जरूरत होती नहीं है, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप पीजी करें और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं। लेकिन कई लोग सेफ होना चाहते हैं, अल्टरनेट करियर के तौर पे कॉलेज में प्रोफेसर या इसको लेके रखना चाहते हैं, नेट देना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी भी पैरेलल करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिमाग में, मन में अलग अलग चॉइस रहती है जिंदगी की। कई लोगों को लगना, देखिए बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं होता कि इंटरव्यू में कि आप किस मीडियम से करते हैं। मीडियम का तो खैर अभी मैंने आपको बता ही दिया था पहले वाले लेक्चर में। तो मीडियम तो इंग्लिश रखें तो ज्यादा बेटर है, अगर रख सकें तो इंग्लिश रखिए। तो ये जो कुछ प्रश्न थे जो सवाल करते रहते हैं, वो एमपीपीएससी का जो आप पूछ रहे हो वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन सबको आप अपना रिसेंट जो एड्रेस है वो हमको अवेलेबल करा दीजिए। अभी जो आप लोग सब जुड़े हुए हैं आपको तो भेजा ही जाएगा, लेकिन जो खास करके एग्जाम दे रहे हैं उनको भेजा जाएगा। अभी जिनके एग्जाम नहीं है अभी उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी भेज देंगे। आप लोग जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन सबको भेजा जाएगा।
आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, अभी आप हमारी क्लास में हैं, आ रहे हैं अभी, तो आपको तो भेजा ही जाएगा। आप अपना एड्रेस अवेलेबल करा दीजिएगा अभी ताजा। जो भी लोग भेजना चाहते हैं वो ग्रुप में या अलग से हमको मैसेज करके अपना एड्रेस दे देंगे तो उनको मिल जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये YouTube पे भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा ये वाला वीडियो। तो ये चीजें जो है ये आपके लिए। और कोई जनरल क्वेश्चन? एमपीपीएससी का आप में से एक ने पूछा है कि एमपीपीएससी के लिए कुछ बताइए, तो एमपीपीएससी अभी है नहीं तो उसके बारे में कुछ बताने का कुछ है नहीं। पता नहीं एमपीपीएससी का जो रिकॉर्ड रहा है वो ऐसे ही है। जब जब वो ओबीसी के रिजर्वेशन वाले मसले में पड़ी है, 27% और 50% एक्सीड वाला जो मामला होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। इंदिरा साहनी केस आपको पता है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। तो इंदिरा साहनी केस के रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य मानते नहीं है। तो वो जो लोग, हाँ एक और चीज है रिजर्वेशन वाले मामले में, जो लोग ईडब्ल्यूएस वाला बनवा सकते हो वो ईडब्ल्यूएस वाला, पहले हमको लगता था ईडब्ल्यूएस वाला भी कट ऑफ सेम जाएगा, लेकिन इस साल का जो पहली बार यूपीएससी ने रिजल्ट दिया तो ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत फायदा हो रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला अगर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जनरल के हैं और बना सकते हो, तो मुझे लगता है फायदा होगा उससे आपको। लिमिट वैसे भी 12 लाख कर दी है, ओबीसी की भी, क्रीमी लेयर की भी। तो क्रीमी लेयर की लिमिट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 12 लाख हो गया है, तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं ओबीसी में। तो जो लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनाए हुए, पहले उनको लगता था कोई बहुत खास फायदा नहीं होता है, लेकिन अब बना सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का 8 लाख की वजह से नहीं बन रहा था, तो अब 12 लाख हो गया, तो अब मुझे लगता है आसानी से बन जाएगा। एक चीज, जिनका ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जरूर बना लीजिएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ पे फायदा हुआ है, कम पे सिलेक्शन हुआ है उसका, तो फाइनल में भी हुआ है और मेंस में भी हुआ है, प्री में भी हुआ है, तो सभी में ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा हुआ है। तो एक फायदा वो आपको मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस वाला। तो जनरल में होने के बावजूद भी कई लोग जो वंचित थे और जो रिजर्वेशन को बोलते थे कि रिजर्वेशन की वजह से देखो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनका होने लगा है, कम पे होने लगा है, ओबीसी से भी कम पे होने लगा। ओबीसी के रिजर्वेशन से भी ज्यादा काम कर रहा है वो इस बार, खास करके यूपीएससी में। तो कमाल ही है, लेकिन हुआ है तो हुआ है, तो उसका फायदा उठाइए। आप लोग भी जो बचा बनाने से वंचित रह गए थे वो बना लीजिए। एक काम ये था आपके करने के। अच्छा, सर्टिफिकेट पहले से बना के रखिएगा, एकदम से सर्टिफिकेट बनता नहीं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे या उसकी कॉपी लगाएंगे, कॉपी तो नहीं, शायद नंबर डालना पड़ता, डेट डालनी पड़ती, तो नंबर और डेट बताना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं तो नंबर और डेट कहाँ से बताएंगे? तो सर्टिफिकेट का नंबर और डेट शायद उसमें इंटरव्यू के टाइम, मेंस के फॉर्म में भी लगेगा, तो वो जरूरी रहेगा, तो उसको बनवा के रख लीजिएगा, उसका फायदा है। तो जो लोग बॉर्डर पे हैं, कई बार 45 पे हैं, 50 पे हैं और जनरल के हैं और ईडब्ल्यूएस में हैं, वो लोग भी अगर स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे और अगर करंट वाला पढ़ेंगे और हमारा अगर गाइडेंस आप इन दिनों वाला अगर लेंगे, तो मुझे लगता है कि बॉर्डर वाले भी सारे के सारे निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। देखिए क्या है कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, किनको पढ़ रहे हैं। अब आप प्रतियोगिता दर्पण टाइप मैगजीन पढ़ेंगे, कई लोग कहते हैं जाओ हम प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, अरे भाई वो है नहीं सिविल सर्विसेज के लिए, वो है नहीं है इसके लिए, इसके कोई मतलब ही नहीं है उसका। वो बैंकिंग टाइप का ऐसे कुछ तो भी जो एग्जाम होता रहता है इधर उधर एसएससी का, और उसका उसके हिसाब से दिया हुआ है, उसमें सारा मटेरियल भी उसी का डाला हुआ होता है। अब आप वो सब मटेरियल पढ़ेंगे और सिलेक्शन की इसकी बात करेंगे, कहाँ से होगा? तो एमपीपीएससी की आप बात कर रहे थे, तो एमपीपीएससी ने अपना जो सिस्टम है वो अपग्रेड किया है। किस मामले में? सिलेबस के मामले में कुछ किया है, देखो स्पेसिफिक किया है। क्वेश्चन पेपर का लेवल उन्होंने बढ़ा लिया है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा लिया है। इस बार आपने देखा वैसे परंपरागत प्रश्न जो एकदम से ऐसा आता था कालिदास के बारे में, या ये रचना किसकी है, ये खेल किससे संबंधित है, बहुत ऑर्डिनरी टाइप के ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा सा लेवल उन्होंने बढ़ाया, थोड़ा यूपीपीसीएस के लेवल का जैसा दिखने लगा है वो। पहले यूपी से फर्स्ट नंबर पे वही होता था आपका यूपीएससी, और सेकंड यूपीपीसीएस होता था, और अब एमपीपीएससी होता था। लेकिन अब
और बीच में आरएस होता है, आरएस से भी कमजोर लेवल था एमपीपीएससी का, लेकिन अब वो आरएस से आगे निकल गया और यूपीपीसीएस को टच कर गया। बहुत जल्दी ये सब यूपीएससी को टच करने वाले हैं, बहुत जल्दी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएससी पैटर्न पे तैयारी करेगा, यूपीएससी के स्टाइल में करेगा, बस ये है कि आपको थोड़ा सा रीजनल पढ़ना पड़ता है ना, स्टेट लेवल का पढ़ना पड़ता है। तो इसका भरोसा शुरू से नहीं है, क्योंकि जब भी कभी ओबीसी के रिजर्वेशन में और उसमें जाते हैं तो 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट देना चाहती है ओबीसी को, जबकि मध्य प्रदेश में वो 14% से ज्यादा दे नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर 21% जो है वो ट्राइब्स आते हैं। एमपी में ट्राइब्स की संख्या बहुत ज्यादा है। जिन स्टेट्स में ट्राइब्स 7% है, देखिए ऑल इंडिया लेवल पर ट्राइब्स का 7.5% या 7% रिजर्वेशन है। ऑल इंडिया लेवल पर जो ट्राइब्स का रिजर्वेशन है वो कम है, क्योंकि पूरे भारत में ट्राइब्स का प्रतिशत 7%, 7.5% है। एससी का प्रतिशत मध्य प्रदेश में भी 15% है और पूरे इंडिया में भी 15%, 16% के आसपास शेड्यूल कास्ट। तो उनका रिजर्वेशन जो दिया गया है वो पूरा का पूरा कास्ट के परसेंटेज यानी पॉपुलेशन परसेंटेज 1971 के हिसाब से, अभी तो बढ़ गया होगा, ट्राइब्स में और एससी एसटी में बच्चे ज्यादा ही पैदा होते हैं तो उनकी संख्या बढ़ गई होगी डेफिनेटली, लेकिन 15%, 7.5% के हिसाब से रिजर्वेशन दिया हुआ है नेशनल लेवल पे। यहाँ मध्य प्रदेश में 21% रिजर्वेशन जो है 21% एसटी को दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 21% वहां देने से क्या हुआ कि इधर 15% एससी को तो देना ही था उसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब मध्य प्रदेश में 50% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी की है, 50% पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन जो एक्सीड नहीं होना चाहिए 50% से ज्यादा, तो जब 15 उधर दे देंगे, 7.5 इधर देंगे तो 27 बचता है। तो 27% रिजर्वेशन ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से ओबीसी को डिक्लेयर किया। हालांकि कई राज्यों में जो है परसेंटेज ओबीसी का अलग अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 50% ओबीसी माने जाते हैं। अब 50% रिजर्वेशन तो दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 21% उधर दिया हुआ है, 16% इधर दिया हुआ है। तो ये जो है बचा हुआ 14% बचता है, 21 और 15 दिया हुआ है, तो 14% रिजर्वेशन करीब बचता है, 36 हो गया है। तो 14% रिजर्वेशन जो है बचा हुआ वो ओबीसी को दे दिया उन्होंने। अब वाकई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से देखें तो 27% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी का, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में 27% कर देंगे तो 14 से 27 करेंगे मतलब 13% बढ़ जाएगा। अब ये जो बढ़ा हुआ 13% है ये 63% कर देता है उधर। टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन यहाँ 50% नहीं रहता, 63% हो जाता है। तो 63% पर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती एक तरह से, या यूं कहें कि कोर्ट अलाउ नहीं करता। तो जब भी कभी मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन के ऊपर हुआ ये था कि 98 से लेकर के यानी 2000 से लेकर 2004 तक लगभग कोई वैकेंसी नहीं थी, 4-5 साल जो है वो कोई वैकेंसी नहीं निकली। उसका कारण था कि कोर्ट में था मामला, और कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने कहा, लास्ट में जो डिसीजन हुआ तो उस डिसीजन में यही है। इसलिए मैंने आपको कहा था कई बार कि वो कांग्रेस की सरकार आती है तो वैकेंसी लटक जाती है, बीजेपी की सरकार आती है तब बीजेपी की सरकार में लगातार परीक्षाएं होती है। तो पिछले 2011-12 से लेकर के अभी तक हर साल एग्जाम हो रही थी, हर साल रिजल्ट आ रहे थे, हर साल लोग नौकरी पे जा रहे थे। अचानक से कांग्रेस की सरकार आई, अटक गया। तो कांग्रेस की सरकार आई तो यहाँ पर वो हमेशा रिजर्वेशन के 27% रिजर्वेशन के फेवर में रहते हैं। अब इसको आप पॉलिटिक्स कह लीजिए या ओबीसी के वोट बैंक की बात कह लीजिए, चाहे जो भी हो। अभी उपचुनाव लगा रहे हैं, उपचुनाव में आप ओबीसी को खुश करने के चक्कर में अगर जनरल को नाराज करेंगे, क्योंकि अगर टोटल रिजर्वेशन जो है अगर 63% हो गया तो उधर जनरल सीट कम हो जाती है, एक तरह से रिजर्व सीट ज्यादा हो जाती है, और ईडब्ल्यू अलग से दिया हुआ है। तो बहुत सारे लफड़े हैं, पैंच हैं।
तो कोर्ट इसमें पढ़ता नहीं। 2003-4 में कोर्ट ने एक फैसला दिया बीच का, जिसमें उसने कहा कि एक काम करो, रिजर्वेशन 27% हो या 14% हो ओबीसी का, ये होता रहेगा बाद में। आप तो अभी 14% के हिसाब से नौकरी देना शुरू करो ओबीसी को, और टोटल परसेंटेज 50 से ऊपर मत जाने दो। तो बीच का रास्ता हाई कोर्ट ने निकाला, गवर्नमेंट ने उसकी बात को माना, और इतने साल से 2003-4 से लेकर के अभी तक, यानी 2019 तक, 18 तक लगातार वो इसी पैटर्न पे परीक्षाएं लेते चले आ रहे हैं 14% के हिसाब से, और रिजल्ट देते आ रहे हैं, और लोग नौकरी लगते जा रहे हैं। अब इस बार फिर लोग चले गए, इस बार फिर सरकार ने तय किया, मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, तो उन्होंने तय किया कि नहीं हम 27% दे रहे हैं। अब जैसे ही 27% दिया, वो कोर्ट ने जो बात कही उसका उल्लंघन हो गया, वायलेशन हो गया एक तरह से, यानी उसने समझौता करा रखा था। अब समझौते में ओबीसी को नुकसान तो है, तो वो मामला अभी कोर्ट में रखा हुआ है। तो अब आप में से जो कोई बोलते हैं कि एमपीपीएससी के बारे में कुछ बताइए, तो अभी एमपीपीएससी के कुछ आते पते नहीं है दूर दूर तक, है ना। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है वो अटका पड़ा है। और कोर्ट अगर वही वाली बात फिर से कहता है कि नहीं आप 14% से निकालते रहिए, तो फिर ओबीसी वाले प्रदर्शन करने लग जाएंगे कि आप हमको 27 नहीं दे रहे, जबकि पूरे देश में 27 है, 27% आरक्षण है। 27 देंगे तो 50% का मामला चला जाएगा, तो फिर जनरल वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, या फिर हाई कोर्ट फिर से चले जाएंगे कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं। तो जैसे दोनों तरफ कुआ खाई जैसा मामला है सरकार के लिए, तो उसका फैसला कभी बहुत आसानी से होना नहीं है। रही बात तैयारी की, तो आप तैयार हमेशा रहिए, बस ये कि जो केवल एमपीपीएससी को फोकस करते हैं कि मैं केवल अपने आप को एमपीपीएससी के लायक समझता हूं, मैं यूपीएससी नहीं दूंगा, वो लोग कई बार निराश हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं बनते। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है। उस समय में खास करके 2000 के आसपास, जब हमारी क्लास में नई नई क्लास थी, हमारी ज्यादा पुरानी क्लास नहीं हुई थी, 2-4 साल पुरानी क्लास थी, तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े टाइप काम था, क्योंकि हमारी क्लास थी, बहुत अच्छी चली, सिलेक्शन हुए, और तड़ातड़ सिलेक्शन हुए, और अचानक से सरकार ने परीक्षाएं बंद कर दी। तो 3-4 साल तक हमारे यहाँ सूखा पड़ा रहा, नहीं बच्चे आते रहे लेकिन परीक्षाएं नहीं थी। हम तैयारी कराते रहे, परीक्षा हो नहीं पाई, एक भी परीक्षा नहीं हुई। उनमें से कुछ बच्चे बहुत निराश हुए, तो कोई एलआईसी में लग गया, कोई टीचर है, कोई गांव में साइकिल लेके पढ़ाने जाता था उस जमाने में, अब बाइक से जाता है, और सब बूढ़े हो गए, सब एस्पिरेंट्स थे, और सारे के सारे लोग बनने लायक थे, टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आते थे, और सब बन भी जाते हैं। जैसे पहले बने वो बाद में भी बन जाते हैं, और उसके बाद फिर बने हैं। लेकिन ये है कि एमपीपीएससी के भरोसे जो लोग रहते हैं उन्हें पेशेंस ज्यादा रखना पड़ता है। केवल एमपीपीएससी को जो लोग फोकस करते हैं वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि एमपीपीएससी कई बार होती नहीं। अब ये है कि शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट दें या बीजेपी को दें, 2012 से लेके अभी तक लगातार एग्जाम हुए हैं। 12 का भी हुआ है, 13 का भी हुआ है, 14 का हुआ है, 15 का हुआ है, 16 का हुआ है, 17 का हुआ है, 18 का हुआ है, और पोस्टिंग भी हुई है। ये 19 में आके फिर ग्रांड लग गया। मैंने आपको कहा ही था, जैसे ही कांग्रेस जीती थी और बीजेपी हारी थी, मैंने कहा अब परीक्षा नहीं होनी। मैंने आप लोगों में से किसी को याद हो तो ये चीज मैंने क्लास में बोली थी, रिकॉर्डिंग में भी होगी, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ गए दिग्विजय सिंह वाले, जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तब का समय याद आ गया। मुझे मालूम था कि वो 27% में लटकाया हुआ था उधर कोर्ट में। वो जिद कर रहे थे 27% की, सरकार जिद कर रही थी 27% की, जनरल वाले अड़े हुए थे कि 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दोनों की गुत्थम गुत्था में 3-4 साल तक एग्जाम नहीं हो पाई, और जैसे ही ये सरकार आई मुझे लग गया, मैंने कहा ये जाएंगे वो 27% वाले, फिर जनरल वाले जाएंगे, फिर 50% से पार वाले। इस चक्कर में ये गुत्थम गुत्था होंगे और हमारे इधर बच्चों की बैंड बज जानी है। तो मैंने आपको बता दिया स्पष्ट। अब देखिए, आप कहोगे आप तो ये कह रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब मान लीजिए मैं आज ये बात कर रहा हूं और अभी बज रही है 11 बज रही है ना, 11:30 बज रही है,
और अभी 1 बजे मान लिया जाए न्यूज आ जाए कि कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक है, अभी 1 बजे मान लीजिए न्यूज आ जाए कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि आप एमपीपीएससी कराइए और 27% से कराइए, या फिर फैसला आ जाए नहीं 14% से कराइए और 50% से एक्सीड मत होने दीजिए और आप तो एग्जाम कराइए, तो हो सकता है कि जो आपका मेंस लटका पड़ा है, प्रीलिम्स का रिजल्ट अटका पड़ा है, वो कल आ जाए। हो सकता है रिजल्ट बनाया हुआ हो, एमपीपीएससी ने रिजल्ट ही बना दिया हो, क्योंकि आपको कट ऑफ मार्क्स तो दे दिए लगभग, वो कट ऑफ तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको मार्क्स दिखा दिए हैं, आपके सीट्स पता है, तो बस एक एक्सेल शीट ही तो मारनी है, एंटर मारा कि रिजल्ट आ जाएगा, एंटर मारा कि एक्सेल शीट में जो है मेरिट बन जाएगी और उतने बच्चे जो है इस परसेंटेज तक के जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे, बस उनके रोल नंबर छापने हैं, तो वो तो 2 दिन में हो सकता है। तो इन परीक्षाओं में कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1.5 घंटे बाद कोर्ट का फैसला आया, सरकार को फैसले की प्रति मिली, आजकल तो ईमेल मिलता है, सरकार ने सचिवालय ने जब सीधा एमपीपीएससी को फोन किया कि आ गया है, लो आपका निकालो रिजल्ट और नवंबर में मेंस करवा लो, ये आपका मेंस हो जाएगा, और मेंस हो जाएगा तो 2020 पहले से ही ड्यू है, सिलेबस बनाया पड़ा है, वैकेंसी जो है वो मांग ली गई है, सभी डिपार्टमेंट से बोल दिया गया है कि आप अपनी डिमांड दे दो, तो सब वो डिमांड दे चुके हैं। तो जो है हो सकता है 4-5 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका पीएससी प्री का रिजल्ट आए, टाइम टेबल आ जाए मेंस का, उसके 3 दिन बाद आपको 2020 की वैकेंसी आपके हाथ मिल जाए और कह दें कि आपका प्री जो है वो दिसंबर में रखा गया या नवंबर में ही रख दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। और उसको 2021 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 2024-25 तक भी चल सकता है, चला है एक जमाने में, 4-4 साल तक चला है, तो कुछ नहीं कह सकते। यानी कि 1-2 महीने बाद एग्जाम हो सकती है, वो भी हो सकता है, और 4 साल बाद एग्जाम होगी या 5 साल बाद होगी, नहीं कह सकते। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है एमपीपीएससी से लेकर के, तो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कराने में भी मजा नहीं आता, और उसका सिलेबस, अच्छा चूंकि हम आप नोट्स भी बनाए तो कैसे बनाए, किस हिसाब से बनाए, तो दरअसल क्या होता है कि उसका प्रॉपर नोट्स भी नहीं बन पाता, इसलिए दरअसल अरेंज ही करना पड़ता है इधर उधर से, तो वो अरेंज किया हुआ है हमारे पास, वो हम आपको दे देंगे, और एमपीपीएससी का मैटर भी दे देंगे, जैसे ही आपका उस टाइप का कोई चीज आएगा हम दे देंगे वो आपको, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मिल जाएगा आपको, और डेट आ जाएगी तो हम आपको मेंस का अकॉर्डिंग मटेरियल भी दे देंगे, जो लोग बच्चे हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी हमसे ले सकेंगे, सब्सक्राइब कर सकेंगे इंटरनेट से, हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट पे आपको दोनों लिंक है, टेस्ट सीरीज में भी शामिल हो सकते हैं, क्लास में हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल वाला है, तो आप megvalsies.com पर जाकर के आप रजिस्टर हो सकते हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको अवेलेबल कराया जाएगा, आप कंटिन्यू आप उन दिनों में हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको वैसे ही अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है, वो कोई समस्या नहीं है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता है बहुत सारी चीजों के सवालों के जवाब जो है इन दिनों में जो चल रहे हैं प्रश्न मन में, उनको मिल गए होंगे आप लोगों को, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, आइए।